एक आदमी है जिसका कद काठ बिल्कुल रोहित जैसा है। नाटरान ने चंद लम्हे रोहित की लाश देखने के बाद कहा, हाँ मेरे जहन में भी वही आदमी है जिसका तुम सोच रहे हो। उसका नाम रेहान है। इमरान ने कहा, जी हाँ, वो इंतहाई समझदार और ज़हीन आदमी है। मुझे आवाज़ें बदलने की प्रैक्टिस नहीं, लेकिन रेहान आपकी तरह 100% तो नहीं, लेकिन बहरहाल आवाज़ें बदलने का माहिर है। लेकिन मसला ये है कि रोहित हलाक हो चुका है। रेहान ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो फिर ये उसकी आवाज़ की नकल कैसे कर सकेगा? नाटरान ने सोचते हुए लहजे में कहा। रेहान ने उसकी आवाज़ नहीं सुनी तो क्या हुआ? मैंने तो सुनी है। मैं किस मर्ज़ की दवा हूँ? मैं रेहान को रोहित की आवाज़ सुना दूंगा। इमरान ने बदले हुए लहजे में कहा। ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, नाटरान ने कहा। सोचने के लिए दिमाग की ज़रूरत होती है और दिमाग उसी में होता है जो नाटरान हो, नाटरान नहीं। इमरान ने नई मंतक पेश करते हुए कहा तो नाटरान बेइख्तियार हंस पड़ा। आपका मतलब है कि मुझे अपनी जहानत का सबूत देने के लिए अपना नाम बदल लेना चाहिए? नाटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ नाटरान, कहते कहते मैं भी उकता गया हूँ। तुम टड़टड़ाते हुए अच्छे लगते हो, इसलिए अपना नाम नाटरान बल्कि ट्रान रख लो। कम से कम सुनने में तो अच्छा लगता है। इमरान ने कहा तो नाटरान बेइख्तियार खिलखिलाकर हंस पड़ा। ठीक है, फिर आज से मैं आपके लिए ट्रान ही हूँ। नाटरान ने कहा, मेरे लिए क्यों? ये काम अपनी मनकूहा के लिए करना तो वो ज़्यादा खुश होगी कि तुमने उसके लिए और कुछ नहीं तो अपने नाम से पहले ना हटा दिया। अब उसकी लाइफ में हाँ ही हाँ होगी। इमरान ने कहा तो नाटरान एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। आप कहाँ की बात कहाँ ले जाते हैं? नाटरान ने हंसते हुए कहा। क्या करूँ, रिश्ता तो कोई मिलता नहीं तो बातों से बातें मिलाकर ही काम चला लेता हूँ। इमरान ने ठंडी सांस भरकर कहा तो नाटरान एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। हंसना छोड़ो और कॉल करके रेहान को यहाँ बुलाओ। उसके आने तक मैं अपना मेकअप करता हूँ और फिर उसका मेकअप कर दूंगा। हमें जल्द से जल्द टॉप सेक्शन के हेडक्वार्टर पहुँचना है। ऐसा ना हो कि जिससे शादी की उम्मीद है मादाम शीतल उसके भी हाथ पांव तोड़कर रख दे। इमरान ने कहा तो नाटरान ने मुस्कुराते हुए असबात में सर हिलाया और जेब से सेलफोन निकालकर वो मुड़ा और तेज तेज कदम उठाता हुआ बाहर निकल गया। इमरान कुछ देर तक विक्रम का चेहरा गौर से देखता रहा, फिर वो साइड में मौजूद ड्रेसिंग रूम में घुस गया। कुछ देर बाद वो ड्रेसिंग रूम से बाहर आया तो उसके चेहरे पर विक्रम का मेकअप था। उसने लिबास भी विक्रम जैसा पहन लिया। विक्रम की तलाशी लेकर वो उसकी जेबों से पहले ही सारी चीज़ें निकालकर अपने कब्जे में ले चुका था। उसी लम्हे नाटरान अंदर आया तो इमरान को विक्रम के मेकअप में देखकर वो एक लम्हे के लिए ठटका और फिर वो मुस्कुराता हुआ आगे बढ़ गया। मेकअप करने में आपको कमाल महारत हासिल है इमरान साहब। अगर यहाँ विक्रम की लाश ना पड़ी होती तो मुझे यही लगता कि विक्रम जिंदा होकर खड़ा हुआ है। नाटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। ऐसी सूरत में अगर मैं तुमसे छट जाता तो तुमने भूत भूत कहकर चीख पड़ना था। इमरान ने कहा तो नाटरान एक बार फिर हंस पड़ा। मैंने रेहान को बुलाया है, वो थोड़ी देर तक यहाँ पहुँच जाएगा। नाटरान ने कहा तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। वो दोनों इस रूम से निकलकर सिटिंग रूम में आए। सामने मेज़ पर एक लैपटॉप कंप्यूटर रखा हुआ था जिसकी स्क्रीन ऑन थी और उस पर एक इमारत का एक एक हिस्सा दिखाई दे रहा था कि उस इमारत का रकबा कितना है, उसके कमरे कितने हैं, कहाँ कहाँ हैं और उसके तहखाने किधर हैं। लॉन, सहन और इमारत की एक एक दीवार वाज़े दिखाई दे रही थी जहाँ हर तरफ सब्ज रंग के नुक्ते से हरकत करते दिखाई दे रहे थे। ये वो इंसान थे जो इस इमारत के अंदर मुतहरिक थे। इमारत के एक तहखाने में सुरह रंग का एक नुक्ता मुसलसल जल बुझ रहा था और इस नुक्ते पर एक छोटा सा सर्कल बना हुआ था जिसमें अंग्रेजी हरूफ जे लिखा हुआ था। इमरान उस कंप्यूटर के सामने बैठा था और गौर से उस इमारत और इमारत में मौजूद अफराद को देखने लगा। मोहतरमा, अभी तक एंटा गजील है, इमरान ने कहा। एंटा गजील? नाटरान ने चौंक कर कहा। हाँ, तुमने उसे जो DSM कैप्सूल खिलाया था उस कैप्सूल में मौजूद डिवाइस होशमंद और मुतहरिक इंसानों को ग्रीन कलर में शो कर रहा है और ये सुरह वजूद जूलिया का है। डिवाइस इसी वजूद को रेड मार्क करती है जो सोया हुआ हो और या फिर बेहोश। इमरान ने संजीदगी से कहा। और शायद मरने वाले इंसान को ये डिवाइस ब्लैक कलर में मार्क करती है। नाटरान ने कहा। हाँ, मैंने इस इमारत को काफिरस्तानी दारुल हुकूमत के नक्शे से चेक किया है। ये एक क्लब है जो बहुत वसी रकबे में फैला हुआ है। इस क्लब का नाम शंघाई क्लब है। जी हाँ, इस क्लब का नाम शंघाई क्लब है और मैंने इस क्लब के बारे में तमाम तफसीलात हासिल कर ली हैं। तफसीलात के मुताबिक ये क्लब एक शोगरानी नज़ाद औरत की मलकियत है। इस औरत का नाम लेडी हाउस है। ये बहुत कम इस क्लब में आती है, लेकिन इसकी चंद तस्वीरें मेरे साथियों को मिल गई थी। जब मैंने उन तस्वीरों की चेकिंग की तो मुझे पता चल गया कि ये लेडी हाउ ही मादाम शीतल है जो मेकअप में इस क्लब को लेडी हाउ के नाम से चलाती है ताकि उस पर कोई शक ना कर सके। इस क्लब में हर किस्म के गैर कानूनी धंधे किए जाते हैं। इसके साथ साथ वादी मशकबार के तहरीक आज़ादी के रहनुमाओं और कारकुनों को भी खुफिया तौर पर इसी क्लब के तहखानों में पहुंचाया जाता है।
लेडी हाउ ने इस क्लब के नीचे बड़े बड़े तहखाने बना रखे हैं जो जेलखानों से कम नहीं। इन तहखानों को बतौर टार्चर सेल इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ ज़ुबानें खुलवाने के लिए पुराने और जदीद तरीन आलात का इस्तेमाल किया जाता है और इंसान पर इंतहाई बेहमाना तशद्दुद किया जाता है। मादाम शीतल के सामने ज़ुबान खोले ना खोले एक बार जो उसके क्लब के तहखानों में पहुँच जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता। मादाम शीतल उस मरने वाले इंसान की लाश बरकी भट्टी में डालकर भस्म करा देती है। ये सारे काम वो लेडी हाउ बनकर बज़ाहिर अपने दुश्मनों से इंतकाम लेने के लिए करती है, लेकिन इस क्लब में लाए जाने वाले ज़्यादातर अफराद या तो तहरीक आज़ादी के वादी मशकबार से गायब होने वाले रहनुमा होते हैं या फिर कारकुन या फिर ऐसे इंसान जिन पर काफिरिस्तान के खिलाफ बोलने या साजिश करने का कोई भी इल्ज़ाम हो। मादाम शीतल सिर्फ शक की बुनियाद पर ही उस इंसान पर दरिंदगी की इंतहा कर देती है। उसके बाकी साथी भी ऐसे ही हैं, जिनमें से आनंद के बारे में आपको मैं पहले ही तफसील बता चुका हूँ। नाटरान ने तफसील बताते हुए कहा, क्या तुम्हें इस क्लब का पहले इल्म नहीं था कि ये टॉप सेक्शन का हेडक्वार्टर हो सकता है? इमरान ने कहा, नहीं, इससे पहले मादाम शीतल अकेली काम करती थी और उसका हर काम इंतहाई राजदारी और खुफिया अंदाज में होता था। उसने कभी ऐसा कोई तासुर नहीं दिया कि वो टॉप सेक्शन की टॉप एजेंट है। वो हमेशा लेडी हाउ बनकर ही सामने आई थी। नाटरान ने कहा, फिर अब कैसे पता चला कि इस क्लब में ये सब होता है और ये क्लब लेडी हाउ की नहीं बल्कि मादाम शीतल की मलकियत है? इमरान ने कहा, जैसे ही मिस जूलिया की जिस्म में मौजूद डीएसएम से मुझे पता चला कि मिस जूलिया को अगवा करके शंघाई क्लब में ले जाया गया है तो मैंने काफिरिस्तान की सबसे बड़ी और खुफिया तौर पर मालूमात फरोख्त करने वाली एक एजेंसी से मालूमात हासिल की। उस एजेंसी का मुआवजा बहुत ज़्यादा है, लेकिन उससे जो भी मालूमात मिलती हैं वो हतमी होती है। नाटरान ने जवाब दिया तो इमरान ने असबात में सर हिला दिया। क्या नाम है उस एजेंसी का? इमरान ने पूछा। AZ एजेंसी, नाटरान ने कहा। ओ, इसका सरबराह कर्नल दत्ता है, जो पहले रेड एजेंसी का चीफ था। इमरान ने चौंक कर कहा, जी हाँ, इसलिए तो उससे काम की हर बात मालूम हो जाती है, बस मुआवजा उसके मतलब का होना चाहिए। नाटरान ने कहा। फिर 15 मिनट बाद रेहान वहाँ पहुँच गया। सलाम दुआ के बाद वो उनके सामने मोदबाना अंदाज में खड़ा हो गया। लगता है तुम्हारी बैटरी डाउन हो गई है जो तुम इस तरह साकत हो गए हो, इमरान ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा तो नाटरान हंस पड़ा। रेहान मुस्कुरा दिया। नो सर, मैं बैटरी के बगैर चलता हूँ, रेहान ने बरजस्ता जवाब दिया तो इमरान उसके खूबसूरत जवाब पर बेएहतियार खिलखिला कर हंस पड़ा। अगर तुम बैटरी से नहीं चलते तो फिर यकीनन तुम किसी चाबी से चलते होगे। चाबी भरो तो चल पड़े, वरना जहाँ हो वहीं रुक गए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो रेहान हंस पड़ा। नहीं, मैं तो आपके एहतराम में आपके सामने मोदबाना अंदाज में खड़ा हूँ। क्यों भाई, ये एहतराम क्यों? इमरान ने हैरत भरे लहजे में कहा। बॉस ने बता दिया आपके बारे में कि आप कौन हैं? रेहान ने इसी तरह मुस्कुराते हुए कहा। अरे बाप रे, क्या बताया है तुमने उसे मेरे बारे में? ये तो नहीं बताया कि मैं कौमे जन्नात से ताल्लुक़ रखता हूँ या फिर मेरी भूतों की छोटी सी फैमिली है, इमरान ने नाटरान की तरफ देखते हुए कहा तो नाटरान बेएहतियार हंस पड़ा। नहीं, उसने आपके बारे में पूछा तो मैंने उसे आपका नाम और आपके बारे में सारी तफसील बता दी। यह आपका बड़ा मोतकिद है, उसे शुरू से ही आपसे मिलने और आपके साथ काम करने का बेहद इश्तियाक था। जब मैंने बताया कि आप ही वो अली इमरान है तो ये खुशी से नाच उठा कि उसे आपसे मिलने और आपसे बातें करने का शर्फ हासिल हुआ है, नाटरान ने मुस्कुराते हुए कहा। अच्छा, कौन सा नाच आता है तुम्हें? रिम्बा सिम्बा नाच लेते हो? इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा तो नाटरान के साथ साथ रेहान भी हंस पड़ा। अगर आपको रिम्बा सिम्बा पसंद है तो मैं आपके लिए सीख लूँगा, रेहान ने कहा तो इमरान हंस पड़ा। वो उठा और आगे बढ़कर रेहान से बलहगीर हो गया। रेहान इमरान के गले लगकर इस कदर जज्बाती हुआ कि उसका जिस्म ना सिर्फ कांपने लगा बल्कि उसकी आंखें भी जोशो मुसरत से नम हो गई। अरे अरे, तुम तो ऐसे कांप रहे हो जैसे तुम्हें लर्जा हो गया है, इमरान ने कहा तो रेहान बेएहतियार हंस पड़ा और उससे अलग हो गया। ऐसी बात नहीं इमरान साहब, आपसे मिलकर मुझे कितनी मुसरत हुई है ये मैं आपको नहीं बता सकता, रेहान ने लरजते हुए लहजे में कहा। क्यों नहीं बता सकते? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा तो रेहान हंस पड़ा। आज सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा कोई ख्वाब सच हो गया हो। आपसे मिलना और आपके साथ मिलकर काम करना मेरा ख्वाब था, रेहान ने इसी अंदाज में कहा। चलो चलो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा ये ख्वाब सच कर दूं, इमरान ने कहा तो रेहान की आंखें मुसरत से चमक उठीं। क्या आपने सच में मुझे ऐसे अपने साथ काम करने के लिए बुलाया है? मैं आपके साथ काम करूंगा, रेहान ने और ज़्यादा लरजते हुए कहा। क्यों नहीं बता सकते? इमरान ने मुस्कुरा कर कहा तो रेहान हंस पड़ा। आज सच में मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरा कोई ख्वाब सच हो गया हो। आपसे मिलना, आपके साथ मिलकर काम करना मेरा ख्वाब था, रेहान ने इसी अंदाज में कहा। चलो फिर तैयार हो जाओ, तुम्हारा ये ख्वाब सच कर दूं, इमरान ने कहा तो रेहान की आंखें चमक पड़ी।
हाँ इमरान साहब, तुम भी अपने साथ ले जाना चाहते हैं तो मेरे साथ आओ, मैं तुम्हारा मेकअप भी कर देता हूँ और तुम्हें सारी बातें समझा भी देता हूँ, नाटरान ने कहा। हाँ ये ठीक है, तब तक मैं चीफ से बात कर लेता हूँ, उन्हें भी सूरत हाल से आगाह करना ज़रूरी है, वरना मिशन मुकम्मल होने के बाद जब उससे चेक मांगता हूँ तो वो कागज़ का एक टुकड़ा मुझे थमा देता है जिसमें चीज़ें सूंघने के लिए रकम लिखी होती है, चीज़ें खरीदने के लिए नहीं। इमरान ने कहा तो नाटरान एक बार फिर हंस पड़ा। वो उठा और फिर वो रेहान को लेकर ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया। इमरान ने जेब से मखसूस साख का ट्रांसमीटर निकाला और ब्लैक जीरो को कॉल करके सूरत हाल से आगाह करने लगा। इस तरह एक्स्ट्रो की हैसियत से ब्लैक जीरो सारी सूरत हाल से आगाह रहता था और ज़रूरत पड़ने पर वो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को कॉल करके मज़ीद हिदायत भी देता था। सफदर को होश आया तो उसने उनको एक हालनुमा कमरे में राड्स वाली कुर्सी पर जकड़ा हुआ पाया। उसने आंखें खोलकर हैरत से इधर उधर देखा तो उसके दाएं तरफ कैप्टन शकील जबकि बाएं जानिब टाइगर और तनवीर इसी तरह राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े हुए थे। सफदर चंद लम्हे गैर शाउरी तौर पर उन्हें देखता रहा। फिर जैसे ही उसका शऊर जागा तो उसके दिमाग के पर्दे पर साबका मनाजर फिल्मी मनाजर की तरह उभरते चले गए। उसे याद आ गया कि वो समंदरी कटाव से होते हुए दो ऐसे होल्स के पास पहुंचे थे जिनसे गंदा पानी निकल रहा था और उन्हें देखकर उन्हें मालूम हो गया कि ये टनल ब्लैक लाक जजीरे पर मौजूद स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर की निकासी आपके होल्स हो सकते हैं। वो एक टनल में दाखिल हुए और कुछ दूर जाते ही उसके सामने फौलवदी जंगला आ गया। उन सब ने वहाँ सीसीटीवी कैमरे भी लगा दिए थे। उसने इसलिए मुमकिन हमले से बचने के लिए उन्होंने थैलों से असलहा निकाल कर अपनी जेबों में मुंतकिल कर लिया। फिर तनवीर को ना जाने क्या सूझा कि उसने फ़ौरन एक हैंड ग्रेन का पिन निकालकर जंगले की तरफ उछाला, जिसके ब्लास्ट होने से जंगला तो टूट गया लेकिन उसके साथ ही टनल की छत भी तेजी से बैठना शुरू हो गई। टनल गिरते देखकर सफदर ने उन सबको वापस दहाने की तरफ भागने का कहा। वो सब भागे और फिर दहाने पर पहुंचते ही उन्होंने पूरी कुव्वत से पानी में छलांगे लगा दी। पानी में नीचे जाकर जब वो ऊपर आए तो उन्हें अपने सिरों पर सर्चिंग हेलीकॉप्टर दिखाई दिया। शायद हेलीकॉप्टर से उन्हें टनल से निकलकर पानी में कूदते देख लिया गया, इसलिए वो फौरन ही उनके सरों पर पहुंच गया था। सफदर और उसके साथियों ने हेलीकॉप्टर देखते ही पानी में डुबकियां लगाईं और तेजी से तैरते हुए साइड की दीवारों से चिपक गए ताकि अगर हेलीकॉप्टर से गोलियां या मिसाइल बरसाए जाए तो वो उनसे अपना बचाव कर सके। लेकिन हेलीकॉप्टर से फायरिंग नहीं की गई। थोड़ी देर बाद अचानक वहां बेशुमार होता होड़ नमूदार हुए। उनके पास वाटर प्रूफ असलहा था। वो चूंकि अपने साथ वाटरप्रूफ असलहा नहीं लाए इसलिए पानी के अंदर वो उन गोताखोरों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। गोताखोरों की तादाद काफ़ी ज़्यादा थी। उन्होंने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। अगर वो मुज़ाहमत करने की कोशिश करते तो गोताखोर आसानी से उन्हें निशाना बना सकते थे, इसलिए उन्होंने खुद को सरेंडर करने का फैसला कर लिया। चनाचे उन्होंने खुद को सरेंडर किया तो गोताखोरों ने उनसे सारा असलहा छीना और फिर उन्हें पानी के अंदर ही रस्सियों से बांधकर बाहर ले आए। पानी से बाहर लाकर उन्होंने उनके जिस्म से जूते, उनकी घड़ियां और उनकी जेबों में जो कुछ था वो सब निकालकर अपने कब्जे में ले लिया। उनके चेहरों से गैस मास्क भी उतार लिए गए और फिर उन्होंने अचानक उनके पैरों के करीब एक बम फेंका, जिससे निकलने वाली गैस इस कदर तेज और जूद असर साबित हुई कि सफदर एक लम्हे में बेहोश होकर गिर गया। बेहोश होने से पहले उसने टाइगर, तनवीर और कैप्टन शकील को भी रेत के हाली होते हुए बोरों की तरह गिरते देखा। उसके बाद क्या हुआ वो कुछ नहीं जानता। उसे अब होश आ रहा था और होश में आते ही उसने खुद को अपने साथियों के साथ इस हालनुमा कमरे में राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़ा हुआ पाया। कमरे की दीवारों पर इंसानी एजार रसानी के जदीद और पुराने आलात सजे हुए थे। वहाँ चंद ऐसी मशीनें भी रखी हुई थी जो सख्त और मजबूत कुव्वत इरादी के अफराद की जुबानें खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती थी और उनसे इंसानों पर शदीद और इंतहाई भयानक तशद्दुद किया जाता था। कमरे में उनके सिवा कोई न था। सामने एक दरवाज़ा था जो बंद था। इस कमरे में ना तो कोई रोशनदान दिखाई दे रहा था और ना ही कोई खिड़की। कमरा चारों तरफ से बंद था। उसकी दीवारें कंक्रीट की बनी हुई दिखाई दे रही थी। कमरे में तेज़ रोशनी हो रही थी जो छत पर लगे हुए हाई पावर के बल्बों की मरहून मिन्नत थी। तो हम स्पेशल एजेंसी के हेडक्वार्टर में हैं, सफदर ने धीमी आवाज़ में बड़बड़ाते हुए कहा। उसी लम्हे उसे कैप्टन शकील की कराह सुनाई दी। उसने चौंक कर देखा तो कैप्टन शकील के जिस्म में हरकत पैदा हो रही थी। अभी कैप्टन शकील को होश आया ही था कि टाइगर और तनवीर ने भी कराहते हुए आंखें खोल दी। फिर उन सब ने खुद भी इस कमरे और राड्स वाली कुर्सियों पर जकड़े देकर वो हाल हुआ जो सफदर का हुआ था। हम कहाँ हैं? ये कौन सी जगह है? तनवीर ने चारों तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। शायद ये वही जगह है जहां हम पहुंचना चाहते थे, सफदर ने कहा। तुम्हारा मतलब है कि? तनवीर ने कहना चाहा फिर खुद ही खामोश हो गया। जैसे उसे ख्याल आ गया कि उसे जहां ऐसी कोई बात नहीं करनी चाहिए जो उनके खिलाफ और दुश्मनों के मुफाद में हो, उससे पहले कि उनमें मजीद कोई बात होती। उस लम्हे कमरे का दरवाज़ा खुला और दो लंबे तिरंगे आदमी अंदर दाखिल हुए। उन दोनों के चेहरों पर बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उनके पीछे 6 मजीद अफराद अंदर आ गए जिनके हाथों में मशीन गन्नें थीं।
तो तुम्हें होश आ गया? उनमें से एक आदमी ने उन्हें होश में देखकर झटकेदार लहजे में कहा। हाँ, लेकिन तुम कौन हो? सफदर ने उसकी तरफ देखते हुए हैरत भरे लहजे में कहा। मेरा नाम विजय है और मैं टॉप सेक्शन फोर्स का इंचार्ज हूँ, नौजवान ने सर्द लहजे में कहा। और मैं शंकर हूँ, विजय का नंबर 2, दूसरे नौजवान ने उन्हें तेज नजरों से घूरते हुए कहा। लेकिन हमें यहाँ क्यों लाया गया है और हमें इस तरह क्यों बांधा गया है? सफदर ने कहा। ये मत पूछो कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है और इस तरह ड्रार्स वाली कुर्सियों पर क्यों जकड़ा गया है। ये पूछो कि तुम सब अभी तक जिंदा क्यों हो? शंकर ने गुस्सीले लहजे में कहा। क्या क्या मतलब? क्या तुम हमें हलाक करना चाहते थे? सफदर ने भी इसी अंदाज में कहा। हाँ, ब्लैक लार्क की तरफ आने वाली चिड़िया का भी शिकार करके उसे मार गिराया जाता है और तुम चारों इंसान होने के बावजूद अभी तक जिंदा हो, विजय ने कहा। पर हम पर ये मेहरबानी क्यों की गई है कि हमें जिंदा इस जजीरे पर आने दिया गया? पहले तुम अपने नाम बताओ और ये बताओ कि तुम इस जजीरे पर किस लिए आए हो? शंकर ने पूछा। मेरा नाम शहरयार है, ये मेरे दोस्त हैं साजिद, वाजिद और शाकिर। हम एक बोट में कुछ सामान लेकर निकले थे। रास्ते में बोट में सुराख हो गया और मैं उसमें पानी भर गया। बोट डूब रही थी। हमने कुछ सामान उठाया और तैराकी के लिबास पहनकर समंदर में कूद गए। जो कि हम गहराई में तैर रहे थे, इसलिए हमें रास्तों का इल्म ना था। हम न जाने कैसे इस जजीरे पर पहुंच गए। सफदर ने बात बनाते हुए कहा। सामान से तुम्हारी मुराद असलहा है, विजय ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। अब जब सब कुछ तुम्हारे हाथ लग चुका है तो हम इससे कैसे इनकार कर सकते हैं? सफदर ने कंधे उचकाते हुए कहा। गुड, अगर इनकार नहीं कर सकते तो फिर इस बात का इकरार भी कर लो कि तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है, विजय ने कहा। पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस क्या मतलब? सफदर ने हैरत भरे लहजे में कहा। तो शंकर और विजय से घूर कर रह गए। हमारे सामने ज्यादा चालाक बनने की कोशिश मत करो, तुम सब पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के ही मेंबर हो, शंकर ने गिरा कर कहा। नहीं, हमारा पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से कोई ताल्लुक नहीं, सफदर ने मुंह बनाकर कहा। अगर नहीं है तो तुम बताओ कि तुम कौन हो, विजय ने जबरे भींचते हुए कहा। हम छोटा मोटा धंधा करते हैं, तुम हमें स्मगलर्स कह सकते हो, लेकिन हम ना पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के लिए काम करते हैं और ना ही किसी और एजेंसी के लिए, बल्कि हमारा पाकिस्तान से कोई ताल्लुक ही नहीं, सफदर ने तेज तेज बोलते हुए कहा। ये तरबियत याफ्ता है, आसानी से जुबान नहीं खोलेंगे, शंकर ने विजय की तरफ देखकर वराहट भरे लहजे में कहा। ये शराफत से बता देंगे तो ठीक है, वरना उनका अंजाम इंतहाई भयानक होगा, विजय ने सर्द लहजे में कहा। चलो तुम कहते हो तो मैं मान लेता हूँ कि तुम स्मगलर्स हो और तुम्हारा ताल्लुक पाकिस्तान से नहीं। ये बताओ कि तुमने जजीरे के हिफाजती सिस्टम को कैसे डाज दिया और समंदरी कटाव तक कैसे पहुंच गए? शंकर ने चंद लम्हे तौक़ुफ़ के बाद उनकी तरफ घूरते हुए कहा। हमने किसी हिफाजती सिस्टम को डाज नहीं दिया। बोट डूबते देखकर हम तैराकी के लिबास पहनकर समंदर में उतर गए। तकरीबन 2 घंटे मुसलसल तैरते रहने के बाद हम यहाँ पहुँचे थे। हम इस बात से बेखबर थे कि हम किसी जजीरे के समुद्री कटाव से गुजर रहे हैं। जब हमने पानी से सर निकाला तो हमें दरार दिखाई दी। पानी से सर निकालते ही हमें गनशिप हेलीकॉप्टर दिखाई दिया तो हम डर गए। हमारे पास असलहा था, इसलिए हम किसी की नज़रों में नहीं आना चाहते थे। दरार में हमें 2 टनल्स दिखाई दिए तो हम हेलीकॉप्टर के जाते ही एक टनल में चले गए। सफदर ने जवाब देते हुए कहा। टनल में तुमने हैंड ग्रेनेड क्यों फेंका था? शंकर वराया। टनल का रास्ता बंद था, बाहर खतरा हो सकता था, इसलिए हमने बम से उस रास्ते को खोलकर आगे जाने का फैसला किया, सफदर ने जवाब दिया। नो विजय, ये इस तरह कुछ नहीं बताएंगे, उनके साथ हमें सख्ती से निपटना पड़ेगा, शंकर ने कहा।